नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट या फिर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के साइंस का टॉपिक वाइज लगातार हम आपको कोर्स भी करा रहे हैं और उनकी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो ये आपका सुपर टेट का सिलेबस है, जिसमें अभी तक हम साइंस के पोर्शन के अंतर्गत यहाँ तक करा चुके हैं, प्रकाश चैप्टर तक, दैनिक जीवन में विज्ञान से लेकर के। और ये पोर्शन 10 नंबर का आना है। प्रकाश वाला जो हैंड रिटन नोट्स वाला, इसलिए पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में भी लिंक हम आपको दे देंगे और बाकी प्लेलिस्ट में भी, क्योंकि इसमें ये प्रकाश जो चैप्टर है, ये मान के चलिए यहाँ से 1-2 नंबर का तो हर हाल में आना ही आना है। तो उसमें हमने ढेर सारी मेहनत आपके लिए की थी। तो ये जो प्रकाश चैप्टर पर बेस्ड थ्योरी कवर की थी, उसी पर बेस्ड आज के इस वीडियो में 51 क्वेश्चन है टोटल, जो कि इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश के कौन से रंग के लिए किसी भी लेंस की फोकस दूरी जो है वो अधिकतम होती है? बैंगनी, नीला, लाल या फिर पीला? आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल रंग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हमने पढ़ा था, उसमें बताया था लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है, और लेंस की फोकस दूरी की अगर बात करें तो तरंगदैर्घ्य के साथ सीधा संबंध रखती है, इसलिए लाल रंग के लिए फोकस दूरी मैक्सिमम होती है। और इसके विपरीत अगर बैंगनी रंग की बात करें तो उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा, कि एक अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर आप देखते हैं प्रकाश चैप्टर में प्रतिबिंब से क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। तो वास्तविक, आभासी, उल्टा या फिर वस्तु से बड़ा? आंसर की बात करेंगे तो सदैव आभासी बनेगा। जब भी बात होगी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा, आभासी होगा और साथ ही साथ वस्तु से छोटा होगा। ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे हम अपसारी लेंस, किसको हम बात कर रहे हैं, हमारा जो अवतल लेंस है तो उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग जो है वो किया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी, हमने जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी रखे हैं और थ्योरी भी रखी है, तो दोनों चीजें कवर होंगी। तो एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, और एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी भी आपको दे रखी है 1 मीटर। उत्तल लेंस की अलग है, अवतल लेंस की अलग दी गई, और इनको जोड़ा जाता है। और कह रहा है परिणामी लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। आपको पहले उत्तल लेंस के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, फिर अवतल के अलग से निकालना पड़ेगा, फिर परिणामी निकालने के लिए दोनों को एक साथ निकाल करके वैल्यू निकालेंगे, तो आपका इसमें से आंसर कौन सा निकल करके आएगा उसी को समझते हैं। सबसे पहले तो आंसर देखिए, एक डायोप्टर आएगा। सबसे पहले तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P बराबर 1/f होता है, मीटर में ये वैल्यू निकल करके आती है। उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर 1/f निकालेंगे। f की वैल्यू ऑलरेडी 0.5 दे रखी है, तो 1/आधा कितना होता है? तो 2 निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी किसकी? उत्तल लेंस की क्षमता आ जाएगी 2 डायोप्टर की, और ये वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि उत्तल लेंस में मान आपका धनात्मक होता है। अवतल लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर P2 की वैल्यू फिर से 1/f लगाएंगे, यहाँ पर -1 दे रखा, तो 1/-1 आपका यहाँ पर माइनस का 1/1 डायोप्टर जो है माइनस का आ जाएगा। अब दोनों की परिणामी क्षमता की अगर बात करते हैं तो दोनों की वैल्यू को मैंने बताया था जोड़ लेंगे, तो P बराबर P1 प्लस P2 अगर निकालेंगे तो 2 ये था, और यहाँ पर प्लस है पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 करेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू प्लस का 1 में डायोप्टर में जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1/-1 दे रखा है, तो -1 जब ले जाएंगे आप 1 से 1 काटने के बाद, तो माइनस की तो वैल्यू रहेगी, इसलिए माइनस में यहाँ पर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा, कि एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, या समान दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, या फिर आभासी होता है? आंसर की बात करेंगे तो आप कहेंगे, इस तरीके से ऑप्शन भी यहाँ दिए गए कि एक से अधिक ऑप्शन में ABC सही है, ABCD सही है, या BCD सही है, या ACD, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो B, C और D यहाँ पर सही है। तो B यहाँ पर था प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, C था आपका प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, और साथ ही साथ प्रतिबिंब आभासी होता है। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ये हमने आपको ध्यान होगा तो एक चित्र दिखाया भी था, जिसमें एक लड़की जो है अपना चेहरा देख रही थी, और उसके बाद वो डिस्टेंस भी उतनी सेम होती जितना आपका प्रतिबिंब बनता है, तो वो इसी को लेकर के यहाँ पर पूछा गया है।
और ये पार्श्व रूप से उल्टा भी होता है, जिसको हम लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। ए में आपका जो है वो कहा गया बड़ा, तो बड़ा नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए वाला केवल यहाँ पर कट गया है। तो पार्श्व रूप से उल्टा होता है जब हम बात करेंगे समतल दर्पण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका पांचवा कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, परंतु ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ऋतु और उसके प्रतिबिंब, मिरर के से डिस्टेंस नहीं दे रखा है, मतलब समतल दर्पण से दूरी नहीं दे रखा है, समतल दर्पण की बजाय जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वहां से दूरी दे रखी है। यदि वो दर्पण की ओर 2 मीटर चलती है तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि प्रारंभ में कुल दूरी 10 मीटर थी, जब वो दर्पण की ओर 2 मीटर चलेगी तो ऋतु और दर्पण के बीच की जो दूरी है वो आपकी 3 मीटर जो है वो रह जाएगी। यानी वस्तु जितना आपका दर्पण की ओर बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी उतना ही दर्पण की ओर आपका बढ़ेगा। यानी अगर 2 मीटर वो इस तरफ चल रहा है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर इस तरफ चलेगा, यानी 2 मीटर जुड़कर 4 मीटर हो जाएगा। टोटल था 10 मीटर, यानी बचा कितना? 6 मीटर। 6 मीटर में अगर उस ऋतु की बात करते हैं कि जहां पर मिरर रखा है वहां से डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? 3 मीटर, और वहां मिरर से अंदर प्रतिबिंब की डिस्टेंस हो जाएगी 3 मीटर। वही यहाँ पर कहने का मतलब है। तो वस्तु जितना दर्पण की ओर बढ़ेगी प्रतिबिंब भी उतना ही दर्पण की ओर बढ़ेगा, तो कुल दूरी यहाँ पर 3 + 3 = 6 मीटर होगी, जो कि आपको ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा कि मानव नेत्र में जो सलाकाएं होती हैं, रॉड्स होता है, और शंकु कोन्स होते हैं, इसके विषय में इसमें से कौन सा कथन है यहाँ पर सही है? शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, सलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही, या सलाकाएं वर्ण रंगों की अनुभूति कर सकती हैं, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा कि मानव नेत्र में जो शंकु कोशिकाएं होती है वो तीव्र प्रकाश और रंगों के प्रति सुग्राही होती हैं। वहीं सलाकाओं की बात करें, रॉड्स की, ये कौन से रॉड्स हैं? तो सलाकाएं जो होती हैं वो मंद प्रकाश में देखने में मदद करती हैं, लेकिन ये रंगों के प्रति सुग्राही जो है वो नहीं होती हैं। तो शंकु कोशिकाओं और सलाकाओं में ये चीज आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7वां नंबर कि मानव नेत्र का जो रेटिना होता है उस पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? बताइए, 1/15, 1/25, 1 सेकंड या 1/2 सेकंड? मानव नेत्र का जो रेटिना होता है उस पर बनी किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव कितने टाइम तक? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा 1/15 सेकेंड। इसे कहते हैं दृष्टि का स्थायित्व, परसिस्टेंस ऑफ विजन। प्रतिबिंब का प्रभाव प्रकाश हटने के बाद भी लगभग 1/16 से 1/15 सेकेंड तक आपका बना रहता है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां कि स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? मैंने आपको चित्र से ये भी बताया था, आपको ये भी बताया था सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आपका लाल रंग क्यों दिखाई देता है, बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कराई थी। तो अपवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण या विवर्तन, आंसर हो जाएगा आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है, और रैले ने नियम दिया था कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश हमें नीला रंग का दिखाई देता है। तो आंसर यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सही हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर जो श्वेत प्रकाश है उसके किस किरण में अधिकतम विचलन होता है? मैंने आपको चित्र के जरिए बताया था कि किस में आपको मोड़ ज्यादा देखने को मिल रहा है, कौन सी रेखा सीधी निकल रही है। तो लाल, पीला, नीला या बैंगनी कौन सा इनमें से सही होगा? विबग्योर से भी इसको आप याद रख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर बैंगनी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो प्रिज्म से गुजर रही थी सबसे ज्यादा मुड़ रही थी बैंगनी। तो प्रकाश का विचलन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका विचलन भी सबसे अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैंगनी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि F और 2F इसके बीच की रखी गई वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? वास्तविक, सीधा, आभासी, उल्टा, आभासी और सीधा, या वास्तविक और उल्टा? तो F और 2F की बात करें तो आपका वास्तविक और उल्टा आंसर होगा। उत्तल लेंस के सामने वस्तु F और 2F के बीच रखने पर प्रतिबिंब 2F के परे बनता है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आंसर डी वाला हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? बूंदों में परावर्तन होता है, या छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बूंदों में विवर्तन होता है, या द्वि आवर्तन होता है?
तो पूरी घटना को चित्र के जरिए आपको मैंने बताया था, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि जब वर्षा होती है उसके पश्चात पानी की जो छोटी बूंदें होती हैं एक प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और सूर्य प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती हैं। तो आंसर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला यानी बी वाला, कि छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 कि एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देता है? उल्टा और वास्तविक, उल्टा और आभासी, सीधा और वास्तविक, या सीधा और आभासी प्रतिबिंब। चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ देते हैं क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में खुद से भी आप सोचिए। चाहे तो हम डायरेक्ट आंसर भी करा सकते थे, पर ऑप्शन इसीलिए रखे हैं हमने ताकि आप प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है ऑप्शन के साथ खुद से सोच कर अपना दिमाग लगा करके करें। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, सीधा और आभासी। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है मूलतः एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है और इससे जो वस्तु का हम प्रतिबिंब देखते हैं वो सीधा, आभासी और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी वगैरह में देखते हैं ना, अमीबा, पैरामीशियन, तो बड़ा ही तो दिखता है क्योंकि वो एक्स नॉर्मल आंखों से तो दिखता नहीं है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है 13 कि बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म जो होती है वो रंगीन दिखाई देने का कारण इनमें से क्या होता है? बताइए। विक्षेपण, व्यतिकरण, अवशोषण या फिर प्रकीर्णन, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश का व्यतिकरण। श्वेत प्रकाश पानी पर फैली जो तेल की पतली परत होती है उस पर पड़ता है, और व्यतिकरण जो होता है, इंटरफेरेंस जो होता है, इसकी घटना होती है और जिससे फिल्म हमारी रंगीन दिखाई देती है। इसीलिए हम प्रश्न की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्योंकि ये व्यतिकरण वाला जो टॉपिक था, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपके टॉपिक वाइज में नहीं कवर हुआ था। देखिए यहाँ पर कवर हो गया, इसीलिए दोनों चीजें देखना जरूरी है। कि आपने सोचा हम थ्योरी देख चुके हैं, क्वेश्चन की क्या जरूरत है, ये वाला हमारा टॉपिक में कवर नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में हमने कवर कर दिया। व्यतिकरण के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? वायुमंडलीय जल बूंदों के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडल में परिवर्तनीय अपवर्तनांक जो है उनकी विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, या बादलों के द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो तारों के टिमटिमाने के कारण हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है आपका वायुमंडल में परिवर्तनीय अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो जो विभिन्न परतें होती है ना, इनका तापमान और जो घनत्व वो अलग अलग होने के कारण अपवर्तनांक भी लगातार बदलता रहता है। इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि नेत्र का वह भाग जो कि प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, लेंस कहते हैं, कार्निया कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही होगा। तो प्रकाश के गमन को जो नियंत्रित करता है वो कहलाता है आइरिस। आइरिस जो होता है वो कैमरे के डायफ्राम की भांति काम करता है, पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करके। जैसे अचानक कोई टॉर्च आपकी आंखों पे मार दे तो हम पुतली के आकार को छोटा बड़ा करते हैं ना, जो लाइट पड़ती है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस, जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 16 नंबर कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में आती है, तो ये आपका माध्यम अलग अलग है, तो उसका कौन सा गुण जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है? मतलब बाकी चीजें तो बदलती हैं, क्या नहीं बदलता है? अब आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं। किसमें परिवर्तन नहीं होता? वायु से पानी में जा रहा है। सघन माध्यम, विरल माध्यम हमने पिछले वीडियो में कवर मतलब पिछले टॉपिक में कवर किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? आवृत्ति सही होगा। माध्यम जब बदलते हैं तो चाल, वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। चाल भी बदलती है और तरंगदैर्घ्य भी बदलती है, परंतु प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमेशा अपरिवर्तित रहती है क्योंकि आवृत्ति स्रोत का गुण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 17 कि एक उत्तल गोलीय दर्पण, इससे प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका इनमें से किस टाइप का होता है? आभासी और सीधा होता है, वास्तविक सीधा, आभासी और उल्टा, या वास्तविक एवं उल्टा? को बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं। उत्तल गोलीय दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। उत्तल गोलीय दर्पण जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इससे प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और इसी कारण इसका उपयोग हम वाहनों के साइड मिरर में करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, साइड मिरर के रूप में। उत्तल, कई जगह गोलीय शब्द ना यूज करके डायरेक्ट उत्तल दर्पण दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 18 कि एक आपतित प्रकाश की जो किरण है उसके लिए यदि दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दें तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण क्या होगा? थीटा, 2 थीटा, 90 या 0 डिग्री, इस तरीके से ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आपतित किरण प्रकाश के लिए यदि हम दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें।
आंसर की बात करें तो 2 थीटा होगा। परावर्तन का जो नियम है वो यही कहता है, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाएगा तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 थीटा, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि के मरीज को जो चश्मा दिया जाता है वो कौन सा इसमें से होता है? शून्य क्षमता का लेंस, मिश्रित, उत्तल या अवतल। दूरदृष्टि मैंने बताया था उल्टा चलता है, दूरदृष्टि मतलब निकट का नहीं दिखाई देता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन सी उत्तल लेंस यहाँ पर सही होगा। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ पर कुछ गलत छप गया है क्या? उपयुक्त फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, हाँ ठीक है ठीक है। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो इसमें उत्तल फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। और यही अगर निकट दृष्टि दोष पूछा गया होता जिसमें दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तब आपका अवतल लेंस हो जाता। तो अवतल लेंस हो जाता है आपका निकट दृष्टि दोष के लिए, और उत्तल लेंस हो जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। आंसर यहाँ पर उत्तल लेंस आपका सही होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। दो समतल दर्पण है और एक वस्तु 50 डिग्री एंगल पर रखी गई है। तो समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये सारी चीजें न्यूमेरिकल हम इसीलिए आपको करा रहे हैं, इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 4, 5, 6 या 7, क्योंकि हम थोड़ा सा एनसीईआरटी एससीईआरटी वगैरह को भी देख रहे हैं, तो उसमें भी इस तरीके के जो हम प्रयोग पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं ना, वैसे क्वेश्चन ज़्यादातर रखे गए एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन की भी करनी है। और वीडियो लाइक जरूर करते रहिएगा सभी लोग, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाई जा रही हैं, कोई पेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट लाइक तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं। तो बात करते हैं आंसर की। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। तो प्रतिबिंब की संख्या का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो 50 डिग्री दे ही रखी है, प्रश्न में कह रहा था ना वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पण। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए इस थीटा का मान इसमें रख देंगे। 360 अपॉन में थीटा यानी अपॉन में 50 और -1, तो 360/50 करेंगे, वैल्यू निकल करके आएगी 7.2, और -1 करेंगे तो 6.2, और लगभग आप कह सकते हैं कि 6 प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनेंगे, जो कि ऑप्शन सी वाले में यहाँ पर दे रखा था। तो ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, n बराबर 360 अपॉन में थीटा माइनस में 1। अगला क्वेश्चन आपका है 21 कि जब आप प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? आपको ध्यान होगा मैंने एक बताया था एग्जांपल कि आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें आप पेंसिल डाल दीजिए, पेंसिल आपको जो पानी में डूबा हुआ भाग होता है वो हल्का तिरछा दिखाई देता है। कौन सी वो घटना थी? बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर अपवर्तन, बी वाला सही होगा। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में नहीं दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती है, और इस घटना को ही कहते हैं हम रिफ्रैक्शन या प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में तो वो घटना होती है I बराबर R वाली, अपवर्तन में जो है वो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 कि जब एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल हो जाता है तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? अंधापन कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, कौन सा सही होगा? मतलब किसी स्पेसिफिक कलर को नहीं पहचान पा रहा है। रतौंधी तो वो होता है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है। आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, वर्णांधता। वर्णांधता को इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता से आप भले ना पहचान पाए, इंग्लिश टर्म से जरूर पहचान लेंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता जो होता है एक आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग कौन से रोग हैं? जो माता पिता से आपके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें माता पिता ही नहीं, केवल अन्य पीढ़ियों से भी आते हैं, दादा दादी। तो इसमें पीड़ित व्यक्ति क्या करता है? लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, और लाल और हरे रंग मेन है। आप देखिए ट्रैफिक सिग्नल में ही रेड और ग्रीन रंग। तो वर्णांधता जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 23 कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है? बताइए। विवर्तन है, प्रकीर्णन है, आंतरिक परावर्तन है, या फिर अपवर्तन है? कौन सा सही होगा? ये शायद अभी क्वेश्चन हमने देखा था। आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। रैले प्रकीर्णन के अनुसार नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसी से हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। अगला बताइए किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, या फिर नारंगी रंग? इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। किसी में तरंगदैर्घ्य पूछ ली जाती है, किसी में आवृत्ति पूछ ली जाती है, किसी में अपर्तनांक पूछ लिया जाता है, किसी में विचलन पूछ लिया जाता है। तो देखने में एक जैसे क्वेश्चन लगते हैं पर सब अलग अलग हैं। आंसर क्या होगा? तरंगदैर्घ्य को लेकर के जब पूछा जाएगा तो नारंगी। दृश्य प्रकाश में रंगों का तरंगदैर्घ्य बैंगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, इस तरीके से दिया जाता है। ऑप्शन में ऑरेंज ही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नीला, हरा, पीला दे रखा है ना, इसलिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका नारंगी हो जाएगा। वैसे तो ये आपको पता है बैंगनी और लाल ये पहले, वो आखिरी, इस तरीके से जो है वो चलता है। ग्रेटर देन का साइन इस तरफ लगा हुआ है, यानी उधर से बढ़ते हुए इधर घटते हुए, इस तरीके से होगा वैल्यू। तो यहाँ पर आपका नारंगी जो है वो सही होगा, क्योंकि नारंगी से पहले पीला, हरा, नीला दे रखा है,
ये देखिए पीला हरा नीला, और इनमें ग्रेटर देन का साइन है, यानी इसमें नारंगी आपका ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला है, इसमें पीला, इसमें हरा, तो इस तरीके से ग्रेटर देन साइन लगा है, यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसमें, लाल रंग में, सबसे कम किसमें, बैंगनी रंग में। अगला क्वेश्चन आपका है 25 कि दूरदृष्टि का एक रोगी है जिसका 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, दूरदृष्टि का एक है, तो आंख को सामान्य बनाए रखने के लिए जो आवश्यक लेंस होगा वो यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यूज करेगा। 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो 200/3 आएगा इसका आंसर। लेंस का सूत्र आप याद कर लीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस का सूत्र होता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न में देखिए v की वैल्यू आपको -40 दे रखी है और u की वैल्यू -25 करके दे रखी है। यहाँ पर देखिए एक रोगी 40 सेंटीमीटर के निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, तो ये आपका ये वाली वैल्यू है 25 वाली, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, इसीलिए 25 रखी गई v की वैल्यू और u की वैल्यू, और 1/f की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसी में दोनों में वैल्यू रख देंगे, और 1 में -40 करके और माइनस में 1/-25 करके दोनों को सॉल्व करेंगे, 3/200 आएगा। 3 से काटने के लिए तो है नहीं क्योंकि 200/3 ऑलरेडी, क्योंकि 1/f की वैल्यू 3/200 है, f की निकालेंगे तो पलट जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, f ऊपर आ जाएगा, तो 200/3 आपका यहाँ से निकल करके आएगा। तो ये आपका 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है वो यूज़ करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 26 कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है, ये कौन सा दर्पण हो सकता है। तो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, केवल आपका समतल या अवतल या केवल उत्तल, बताइए कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, वो डिपेंड ही नहीं करता, प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। तो आपको पता है आंसर हो जाएगा समतल दर्पण या उत्तल। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई पड़ता है तथा वस्तु की दूरी का सीधा प्रतिबिंब बनने पर कोई फर्क उसमें नहीं डालता, मतलब डिस्टेंस कोई फर्क नहीं डालती, प्रतिबिंब आपका सीधा ही दिखेगा। अगला क्वेश्चन है 27 कि रेटिना पर नेत्र के द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो कौन सा होता है, वास्तविक उल्टा छोटा होता है, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा, या अवास्तविक उल्टा छोटा। रेटिना पर नेत्र के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है, आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा पहला, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। आंख के रेटिना पर नेत्र के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एक तो वास्तविक होता है, एक तो उल्टा होता है और साथ ही वस्तु से छोटा होता है। मस्तिष्क इसे सीधा पढ़ने की अनुभूति कराता है। तो ये छोटा वर्ड से कंफ्यूज ना होइएगा, आप सोचिएगा यार कि हम तो देखते हैं सीधा दिखाई देता है, पर यहाँ पर उल्टा के साथ साथ छोटा भी जो है वो बनता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 28 की निम्नलिखित कौन सा पदार्थ है जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। मतलब बिजली का कुचालक है, बिजली उसमें से पास नहीं हो पाती परंतु टेम्परेचर जो है उसको पास कर देती है। एस्बेस्टॉस, सेलुलाइड या पन, स्पेक या अब्रक, इस तरीके से ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, अब्रक। तो अब्रक आपका एक ऐसा पदार्थ है जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का जो है वो सुचालक होता है। बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, इसी कारण इसका यूज प्रेस यानी इलेक्ट्रिक आयरन में जो है वो होता है। अब्रक आपका यहाँ पर सही होगा। आप देखते हैं वैसे तो अब तो इतने हाई फाई प्रेस भी आ गए हैं, वैसे तो पहले लोहे वाले टाइप, अब तो कोयला वाले भी प्रेस आ गए हैं। तो अगला देखते हैं प्राथमिक रंग क्या होते हैं, बताइए, लाल, हरा, नीला या फिर इनमें से सभी। प्राइमरी रंग की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी सभी। वे रंग जो किसी अन्य रंग के संयोग से नहीं बने होते हैं प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रकृति में 3 प्राथमिक रंग है, एक नीला है, एक हरा है, एक लाल है, ये 3 पाए जाते हैं। तो जो रंग किसी अन्य रंग के संयोग से ना बने उसे कहते हैं प्राथमिक रंग, और 3 प्राथमिक रंग होते हैं, नीला, हरा और लाल। आप देखिए ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं, लाल, हरा, नीला, तो तीनों आपके प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 30 नंबर की मोटर गाड़ियों में जो साइड की वस्तुओं को, जिसको हम साइड मिरर भी कह सकते हैं, तो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए जो दर्पण यूज होता है, बहुत पूछा जाता है, ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। और एक किसी ने कमेंट में पूछा था कि आगे बायोलॉजी भी कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, हम धीरे धीरे सारा कोर्स टारगेट में है, बाकी कब नोटिफिकेशन निकलता है वो सारी चीज़ें अगर डिसाइड हो जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड को भी हम अपनी बदल देंगे, बाकी बायोलॉजी वगैरह पूरा कराएंगे। कोशिश हमारी यही है कि पहले साइंस पोर्शन करा दिया जाए पूरा, फिर बाकी सब्जेक्ट को लेकर के भी देखेंगे। बाकी आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर, और क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। आपने देखा होगा साइड मिरर में, कार वगैरह में, तो
पीछे का जो भी बड़ा सा पूरा जो सड़क का हिस्सा होता है, पूरा हिस्सा आपको उस छोटे से मिरर में दिखाई देता है। वो कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 31 नंबर की कांच का कौन सा प्रकार है जो कि उष्मा प्रतिरोधी है? बॉटल कांच, चकमक कांच, दुर्नम्य कांच, पायरेक्स कांच, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच जो होता है इसे बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। पायरेक्स कांच की रासायनिक चिर स्थायित्व तथा तापीय प्रधान प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो इसी कारण प्रश्न में कहा गया था उष्मा प्रतिरोधी होता है। कौन सा? पायरेक्स कांच आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये किस रंग का दिखाई देता है? NCERT में आपको ये दे रखा है। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से पूछ लिया गया। ये सब NCERT में दे रखा है। लाल, नीला, हरा, काला। उसमें क्या है, जैसे आपने अगर NCERT के चैप्टर पढ़े होंगे तो पूरा पहले थ्योरी दी गई, समझाया गया, फिर बच्चों की समझ को विकसित करने वाले टाइप के क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि आप ये देखिए ऐसा होता है तो क्या होगा। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका काला रंग। कोई भी वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग का वो सर्जित करती है। लाल गुलाब को नीले फिल्टर से अगर देखेंगे तो काला दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग नीले फिल्टर में अवशोषित हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? काला रंग यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा या फिर कांच? बताइए कौन सा सही होगा। और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक सारे पहुंचते रहें। नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब केवल कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। अभी जो वीडियो हम करा रहे हैं वो दोपहर के 1 बजे डेली करा रहे हैं, सिंगल सिंगल करके। तो बाकी अगर आगे और भी टाइमिंग आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरा। जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में जाता है तो मार्ग से विचलित हो जाता है, और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? लगभग 2.42 होता है। जल का कितना होता है? 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। तो आप क्या कहेंगे? हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, लगभग 2.42। तो हीरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 34 कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो विवर्तन, बिखरने, परावर्तन, अपवर्तन हम बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन को लेकर। तो बिखरना हो जाएगा। देखिए, प्रकीर्णन शब्द की जगह बिखरना दे दिया जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, उसी को ही कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का बिखरना एक ही बात है। इसका परिणाम होता है आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 कि प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर के गुजरता है तो वो क्या कहलाता है? संचरण, परावर्तन, अपवर्तन, वितरण। बताइए कौन सा सही होगा। कह रहा है कि जब वो एक माध्यम से अन्य माध्यम में गुजरता है। आंसर की बात करते हैं तो इसे कहते हैं अपवर्धन। प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो तिरछी होने पर अपनी मूल दिशा से में ये आपकी इससे विचलित हो जाती हैं, और इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। वही जो भी बताया था ना मैंने कि ग्लास में आप देखते हैं पानी, पेंसिल डुबो करके तो तिरछा दिखाई देती है, वही यहाँ पर बात किया गया। अगला है कौन सा दर्पण है जो कारों की हेडलाइट में यूज किया जाता है? अब देखिए, क्वेश्चन अपोजिट तरीके से भी पूछ लिया जाता है। अभी तक पूछा जाता है दर्पण की विशेषता को लेकर कि कहाँ पर प्रतिबिंब आपका बड़ा बनता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये पूछ लिया गया है, पर आंसर तो आपका नहीं बदलेगा। आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? अवतल दर्पण आपका यहाँ पर होगा। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक दल धंसा रहता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और इसका यूज किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट। ध्यान दीजिएगा, वो जो था साइड मिरर वो अलग है, हेडलाइट वो होती है जो कार के आगे लगी होती है, जिससे आपको सड़क दिखती है। जैसे रात में आप गाड़ी चलाते हैं ना तो आगे का सड़क दिखती है, वो है हेडलाइट। तो हेडलाइट आपका अवतल दर्पण। जो साइड मिरर था वो अलग क्वेश्चन था, मैंने वो तरीका बताया कि प्रश्न को पूछने का तरीका दोनों तरीके से हो सकता है। सोलर कुकर और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी इसका यूज किया जाता है, वो चीज़ हम ऑलरेडी आपको टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स वाले में कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है चश्मा बनाने में किस कांच का यूज किया जाता है? क्रुक्स कांच, पोटास कांच, जैना कांच या सोडा कांच? कौन सा सही होगा? तो चश्मा बनाने में कौन सा कांच यूज किया जाता है? क्रुक्स कांच यहाँ पर सही होगा, और क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है। इसमें पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ये हम करा चुके हैं आपको, बताइए। क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। लाल रंग जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है। सूर्य पर्वतों में से निकलता है या लाल को छोड़ करके अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा, कि जब सूर्य उगता है या फिर डूबता है तो उसके प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है।
इसलिए लाल को छोड़कर बाकी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और इसीलिए हमें जो है वो लाल रंग का जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है कि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल जो है वो दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका है 39 कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जब प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको प्राप्त करना होता है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो आप वही 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह है आपका दर्पण सूत्र। f की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दे रखी है, कह रहे ना 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, और उत्तल दर्पण है तो वैल्यू प्लस में हो गई। कितनी दूरी पर रखा जाए, प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी, डिस्टेंस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू आपने 8 सेंटीमीटर रख दिया, दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे तो 1/, यहाँ पर जो f है इसकी वैल्यू 40 दे रखी है, v वैल्यू की 8 दे रखी है और u की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर निकालेंगे, ये वाली वैल्यू एक साइड कर लेंगे तो 1/40 माइनस 1/8 करेंगे, सॉल्व करने पर -1/10 आ जाएगा, जो कि आपका बटे में वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो आपका 10 यहाँ पर सेंटीमीटर में मान आपका आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि कितनी दूरी पर रखा जाए उत्तल दर्पण से। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना जो है वो क्या कहलाती है। परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो आपका ध्रुवीकरण हो जाएगा, पोलराइजेशन। प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर स्पष्ट करती है। यह प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप यानी ट्रांसवर्स नेचर को स्थापित करती है। तो ध्रुवीकरण हो जाएगा, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वो प्रघटना। अगला क्वेश्चन आपका है 41 कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या बताइए कितनी होती है। 3, 5, 6 या 7, आसान सा क्वेश्चन है तो किसी का गलत नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 7। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। विभिन्न रंगों का आधार होता है विबग्योर, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो व्यवहार करता है द्विफेसी लेंस, अभिसारी, अपसारी या शंक्वाकार लेंस। अच्छा, जो हमने करंट अफेयर कराई थी, जो कि आपका हमने जो अवार्ड मिले थे 72वें फिल्म वाले नेशनल अवार्ड करके, उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी थी, पूरा पीडीएफ, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और करंट अफेयर को साथ साथ पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा होता है एक दिन की तो आती नहीं है, पिछला कभी कभी पूछ ले रहा, जो चीज़ें अभी हो रही वो तो आनी ही आनी है, क्योंकि जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जिस दिन हमने कराया था उसके एक दिन पहले मिला था। फीफा वर्ल्ड कप हम आपको करंट अफेयर में करा चुके हैं, वो भी आपका उसी दिन हुआ था 20 जुलाई को, उस दिन हमने कवर करा दिया था। तो करंट अफेयर छोटी छोटी अगर 2, 4, 5 मिनट की डेली कवर करेंगे तो एक साथ आपकी ज़्यादा नहीं होगी। आंसर की बात करें तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस जैसा होता है, अपसारी लेंस अवतल लेंस को ही कहते हैं, और जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि यह किरणों को फैलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 कि मानव की सामान्य जो स्वस्थ आंख है इसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मापी जाती है, 50, 10, 15 या 25। तो अभी मैंने आपको बताया था ये आपकी 25 सेंटीमीटर होती है मानव की सामान्य रूप से स्वस्थ आंख के लिए। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और ये निकटतम दूरी है, यहाँ पर रखी वस्तु स्पष्ट जो है वो दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन आपका है 44 कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो किस कारण दिखाई देता है। बता चुके हैं प्रकीर्णन, परिक्षेपण, व्यतिकरण करके, तो प्रकीर्णन आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैंगनी और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, अतः इनका प्रकीर्णन अधिक होगा, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आंख के निकट दृष्टि दोष को इनमें से किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या समतल उत्तल। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। और निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। रोग का निवारण क्या होता है, अवतल लेंस होता है, कॉनकेव लेंस जो है वो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मृग मरीचिका को लेकर के, ये भी हमने आपको चित्र सहित बताया था कि प्रकार से भ्रम होता है जो आपको दूर रेगिस्तानी इलाकों में या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है सड़कों पर दूर से दिखाई देता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो मृग मरीचिका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पानी का भ्रम होता है, इसका कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 47 कि मानव जो आंख है वो दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो तरंगदैर्घ्य इनमें से क्या होगी।
6050, 5500, 4500, 7500 इस तरीके से ऑप्शन है। एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे रखी है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम आपका सही होगा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के 5500 एंगस्ट्रॉम 555 नैनोमीटर करके तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। हरे रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 500 से 570 नैनोमीटर, जिसके लिए आंख सर्वाधिक सुग्राही होता है। तो 5500 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। फिर 48 क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो किस में बनता है? कार्निया में, परितारिका में, पुतली में या दृष्टिपटल रेटिना में? बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल यानी रेटिना में बनता है। आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणें होती है लेंस से अपवर्तित होकर के दृष्टिपटल रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनाती हैं। तो आंसर दृष्टिपटल रेटिना जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 49 की प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले किसने मापा था? न्यूटन, गैलीलियो, रोमर या फिर आइंस्टाइन? कौन सा सही होगा? तो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे पहले मापा गया था रोमर के द्वारा। इनका पूरा नाम था ओले रोमर। तो इन्होंने सबसे पहले 1676 में बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति का अध्ययन करके प्रकाश के वेग को मापा था। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 49 क्वेश्चन है, नहीं 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर ये किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, व्यतिकरण पर या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर। आंसर की बात करते हैं तो इन सभी ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके माध्यम से प्रकाश सिग्नलों को बिना ऊर्जा ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आंसर डी वाला सही हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन हुए हमारे समाप्त। एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा वो भी आपको जो है वो साथ में बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, जिस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है या -25 सेंटीमीटर होती है। ये आपका लिए जो है वो क्वेश्चन है, जिसका आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में। अब जो अगला हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा ध्वनि चैप्टर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पूरे कोर्स में आपका अगर फिजिक्स वाला जो पोर्शन देखेंगे तो वहाँ पर आपका एक ये प्रकाश चैप्टर और दूसरा ध्वनि चैप्टर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर भी हैं इंपॉर्टेंट, उसमें अगर देखेंगे तो आपकी कई बार पूछ ली जाती सीधे से राशियाँ पूछ ली, अदिश सदिश राशियाँ हैं, उसके सूत्र वगैरह, पर इनसे क्वेश्चन कई बार एक्सप्लेन में जा करके जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर और ध्वनि चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। जो बायोलॉजी चैप्टर है, अगर उसमें हम इसके बाद जो बायोलॉजी ध्वनि के बाद देखेंगे उसमें जीवों की दुनिया चैप्टर है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सही से उसको अच्छे से जो है वो पढ़ना होगा। बाकी उसके नोट्स हमारे बन रहे हैं लगातार। अगला जो चैप्टर है वो ध्वनि देखेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट भी वीडियो में लिख दीजिएगा। आपके ढेर सारे कमेंट जो है मोटिवेशन देते हैं, और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमने पहले बता रखा है 1000 लाइक जैसे कंप्लीट होंगे वीडियो पर, वैसे हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। लाइक थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बाकी कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। अभी के वीडियो में इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।